आज हम आप लोगों को वन्य समाज और उपनिवेशवाद नामक पाठ के दूसरे भाग को इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में वन्य भारत में जब उपनिवेशवाद अंग्रेजों ने उपनिवेश की स्थापना की तो उन्होंने वनों का जो है विनाश किया और वह विनाश जो है स्वलाभ के लिए उन्होंने किया और तमाम उन्होंने जो है कानून बनाए और उस कानूनों के तहत जो है वनों में जो है लोगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। अब इसमें है शिकार की स्वतंत्रता। नए वन कानूनों द्वारा वनों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किंतु उसके भेदभाव किया जाता था। जो कोई भी शिकार करते पकड़ा जाता था उसे दंडित किया जाता था। इस प्रकार के नियम होने के बावजूद राजा महाराजा राजकुमारों तथा ब्रिटिश अधिकारी इस नियमों का उल्लंघन करते हुए शिकार करते थे। मुगल काल में कई चित्रों में राजाओं, अधिकारियों तथा राजकुमारों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ब्रिटिश काल में हिंसक जानवरों का शिकार बड़े पैमाने पर होने लगा। इसका कारण यह था कि अंग्रेज अफसर हिंसक जानवरों को मारना समाज के हित में समझते थे। उनका मानना था कि जानवर खेती करने वालों के लिए खतरा पैदा करते हैं और वे ज़्यादा से ज़्यादा भेड़ियों, बाघों और चीतों को मारने के लिए पुरस्कार देते थे। फलस्वरूप 1875 से 1825 के मध्य पुरस्कार पाने वाले के लिए 2 लाख भेड़ियों, 80,000 बाघों और 1,50,000 चीतों को मार दिया गया और महाराजा सरगुजा ने अकेले 1157 बाघों तथा 2,000 चीतों का शिकार कराया और जार्ज के ब्रिटिश शासक ने 400 बाघों को मारा। तो इस प्रकार से इनका जो है बाघों को मारने से जो है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। बैगा मध्य भारत का एक वन समुदाय। इसके बाद नए व्यापार एवं रोजगार की नई सेवाएं। इन क्षेत्रों में वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों के अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु कुछ लोगों को उनके लाभ भी हुआ। बहुत से समुदाय अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर वन्य उत्पादों का व्यापार करने लगे। मात्र भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के वन्य व्यापार पनपने लगे। 19वीं शताब्दी के बीच ऊंची जगहों पर रहकर मेनियो उगाने वाले ब्राजीली एमेजोन में मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के पेड़ों और टेलक्स एकत्रित करना प्रारंभ किया। भारत में वन्य संप्रदायों का व्यापार कोई नई बात नहीं थी। व्यापार करना कोई नई बात नहीं थी। 19वीं शताब्दी के बीच ऊंची जगहों पर रहकर मेनियो उगाने वाले ब्राजीली एमेजोन और मुनदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के पेड़ों को टेलक्स से एकत्रित करना प्रारंभ किया। भारत के वन उत्पादों का व्यापार कोई नई बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी लोग घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों के और दूसरे सामान जैसे हाथीदांत, बांस, राल, गोट, लाख, सींग, रेशे, घास, रेशम के कीड़े, मसालों का व्यापार किया करते थे। लेकिन भारत में अंग्रेजों के आने के पश्चात वन्य व्यापार पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में चला गया और ब्रिटिश सरकार ने कई यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष वन्य क्षेत्रों में वन उत्पादों के व्यापार में इजारेदारी सौंप दी और स्थानीय लोगों द्वारा पशुओं को चराने और शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रक्रिया के कारण मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराव, कराचा व एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदायों को अपनी जीविका को खोना पड़ा और इसके लिए कुछ जातियों को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और उन्हें फैक्ट्रियों और खदानों एवं बागानों में सरकार की निगरानी में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाने लगा और व्यापार के नए अवसरों से लोगों के जीवन शैली में कोई सुधार नहीं हुआ और संथाल, उराव ये झारखंड में रहते हैं, गोंड छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी पुरुषों एवं महिलाओं
को असम के चाय बागानों में भर्ती किया गया और इनकी मजदूरी बहुत ही कम थी और कम करने की परिस्थितियां गंभीर थी। यहाँ भर्ती किए जाने के बाद इनका आपस अपने गांव जाना दुर्लभ था। वन विद्रोह 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के वन संवर्धन में किए गए उत्पीड़न एवं नियंत्रण के विरुद्ध वन जन जीवन समाज ने एकजुट होकर बगावत के रूप में अपना क्रोध व्यक्त किया। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में नायक के रूप में संथाल परगना में सीधू एवं कानू, छोटानगर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने नई वन नीति के खिलाफ विद्रोह किया। आज भी इन सभी को बहुत से लोकगीत एवं कथाओं के माध्यम से स्मरण किया जाता है। बस्तर रियासत में सन 1910 में हुए ऐसे विद्रोह का वर्णन निम्न है। बस्तर की जनजाति समाज बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ एक केंद्रीय पठार क्षेत्र है। बस्तर के पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ मरिया और मुरिया, गोंद, भुरवा, भतरा और हलवा इत्यादि कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद इनमें रीति रिवाज एवं विश्वास एक समान है। बस्तर के लोगों की मानता है कि सभी गांव वालों को उनकी भूमि धरती माँ से मिली है और बदले में प्रत्येक खेतिहर त्योहार पर भूमि को चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त वे जंगल, नदी और पहाड़ों के प्रति भी आत्मीय भाव रखते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल में थोड़ी लकड़ियां वन संपदा का कोई भी अंश प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बदले में उन्हें छोटा सा शुल्क देना होता है। इन्हें देव सारी दंड का या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी रखते हैं। इन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जहां एक परगने के गांवों के मुखिया इकट्ठा होते तथा जंगल सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करते हैं। लोगों का भय औपनिवेशिक काल में बस्तर में कुछ वन विद्रोह निम्न कारण थे। 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने वनों के 2/3 भाग को आरक्षित करने, गोवंश खेती को रोकने और शिकार एवं वन उत्पादों के संग्रह पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। गांव के कुछ लोगों को आरक्षित वनों में रहने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम निःशुल्क करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। हालांकि बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम नाम से जाना जाने लगा, जबकि अन्य गांवों को लोग किसी अन्य पूर्णतया सूचना एवं मुआवजों को हटा दिया गया। गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान एवं औपनिवेशिक अधिकारों के लिए भी जाने वाले बेगार और चीजों को निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके पश्चात 2 भयानक अकाल पड़े। पहला 1899 से 1990 और दूसरा 1907 से 1908। मैंने इसमें है 1890, 99, 1990, दूसरा 1907 से 1908 के वन आरक्षण में आग की विधि का काम किया। गांव के लोगों ने बाजारों और त्योहारों के अवसर पर गांव के मुखिया के पास जाकर वन समस्याओं के खिलाफ चर्चा करना शुरू कर दिया और कांगेर वनों में भुरवा समुदाय के लोग मुद्दों की चर्चाएं करने में मिले थे, क्योंकि अड़सठ का प्रस्ताव यहीं पे लागू हुआ। यद्यपि कोई एक व्यक्ति इसका नेता नहीं था, परंतु गुंडाधुर ने नेथानाथ गांव के संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। 1910 में ये लोग आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर लेकर गांव चक्कर लगाने काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का संदेश था। तभी गांव ने एक बगावत में कुछ न कुछ सहायता दी और उन्होंने बाजारों के व्यापारियों और अफसरों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा और जलाया। अनाज की पुनर्वितरण किया और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ बगावत का सत्यानाश था। इस विद्रोह में जिन पर हमले हुए उनमें से अधिकतर लोग औपनिवेशिक राज्य और उसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से जुड़े थे। इन घटनाओं में से प्रेसिडेंट गवाह, मिशनरी विलियम वार्ड,
ने लिखा कि पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल और अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। विद्रोह का उदय अफरीसी सरकार द्वारा बस्तर में हुए विद्रोह के दमन हेतु निम्न कार्रवाई की गई। बस्तर के लोगों ने स्वयं सुसंगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह में बाजार लूटे गए, अफसरों एवं व्यापारियों के घर, स्कूल, पुलिस थानों को लूटा गया और जला दिया गया। अनाज का पुनर्वितरण किया गया। अंग्रेजों को पुनः इस नियंत्रण स्थापित करने के 3 महीने लग गए, परंतु फिर भी वे गुंडाधूर को नहीं पकड़ पाए। इन विद्रोहियों की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि अंग्रेजों को आरक्षित करने के कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्रों में 1910 के पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के पश्चात इन लोगों को वनों के बाहर रखने की नीति कायम रही, क्योंकि वनों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखना था। 1970 में विश्व बैंक के प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुटी उपलब्ध कराने के लिए 4300 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वृक्षों वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, परंतु स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना पे रोक लगा दी गई। इस प्रकार अब आगे जो है हम दूसरे वीडियो में इस पाठ के आगे के बारे में करेंगे।